आज मैं दो मुद्दों पे फोकस कर रहा हूं आपके समक्ष। एक तो है चुनाव आयोग का जो रवैया रहा है, विरोध का, झिझक का, विलंब का और रेजिस्टेंस करने का हर कदम पे बिहार की एसआईआर एक्सरसाइज के विषय में। और दूसरा, ये दुर्भाग्य की बात है कि कुछ प्रतिशोध की भावना से, कुछ गुस्से की भावना से जो व्यक्ति ये मुद्दे उठाता है चुनाव आयोग के विषय में, पवन खेरा जी, जिनसे आप सब परिचित हैं, उनके ऊपर इस प्रकार का प्रहार करना, उनको एक प्रकार से एक अभियुक्त बनाना, आरोपित करना बिना उनसे कोई भी तथ्य पूछे हुए इत्यादि। तो मैं इन दो मुद्दों पे आपको संक्षेप में हिंदी और इंग्लिश में बात करके बताऊंगा। तो दोस्तों, जहाँ तक बिहार का सवाल है, मेरा मुख्य जो बिंदु है वो ये नहीं है बताना कि क्या हुआ। भैया ये ठीक करिए इसको, क्योंकि आप जानते हैं कि क्या हुआ। मैं खुद पेश हो रहा हूँ उच्चतम न्यायालय में, अनेक हियरिंग्स हुई हैं, तो मैं किसी सब जुडिस मैटर के मेरिट्स पे नहीं कहूँगा। लेकिन जो मैं ज़्यादा जागरूक करना चाहता हूँ आपके समक्ष और उठाना चाहता हूँ प्रत्यक्ष रूप से, वो ये बात है कि किस प्रकार से चुनाव आयोग ने हर कदम पर विरोध किया, हर मुद्दे पे, जब तक कि उच्चतम न्यायालय ने एक आदेश नहीं दिया और उसको आदेश में परिवर्तित नहीं किया। ये क्यों है कि एक सांविधानिक संस्था जिसका अधिकार क्षेत्र है, जिसका उत्तरदायित्व है कि वो सांविधानिक मूल्यों को आगे बढ़ावा दे, उसको इसकी आवश्यकता क्या है कि कोर्ट कचहरी उसे आदेश दे। स्वतः बिना आदेश के उन्होंने ऐसे कई कदम क्यों नहीं उठाए बिहार के विषय में? क्या बातें हैं वो? पहला तो ये कि उन्होंने शुरुआत से स्टेक होल्डर्स को, लोगों को किसी रूप से वार्तालाप में, एंगेजमेंट में नहीं रखा और ये नहीं बताया कि 2003 में जो बिहार की एक्साइज हुई थी वो संसद के चुनाव के 1 वर्ष पहले शुरू हुई थी और असेंबली के चुनाव के 2 वर्ष पहले। इस बार अचानक जून के अंत में जो उन्होंने प्रक्रिया शुरू की, बिना किसी चेतावनी, सूचना, बिना हर पक्ष को वार्तालाप में लिए हुए उन्होंने क्यों शुरू किया, ये आज तक हमको उन्होंने बताया नहीं है। उनको ये भी मालूम है कि महाराष्ट्र में और अरुणाचल में, पहले की बात है, 2003 की भी बात है, इसी मुद्दे पे एसआईआर एक्सरसाइज स्थगित की गई थी कि चुनाव अभी निकट भविष्य में होने वाले हैं, जैसे कि बिहार में 4 महीने में होने वाले थे, जून में। तो जिस कारणों से उन्होंने पहले ये नहीं किया, वो क्यों किया है, इसका हमको अभी तक रहस्य नहीं बताया गया है। दूसरा, उन्होंने एक पूरी सूची दी कि क्यों, कैसे, कब, किस प्रकार से एसआईआर होगी बिहार में। उस सूची में बहुत सारे दस्तावेजों के नाम लिखे और रोचक है कि उस दस्तावेज का नाम लिखा ही नहीं, उसको हटा दिया लिस्ट से। जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है, सबसे ज़्यादा प्रमाणित है, आधार। ये भी एक बहुत ही रहस्यमय बात है। जल्दबाजी में जो जनगणना होगी, लोकतंत्र की नींव उससे कमज़ोर होगी, इस बात का ध्यान नहीं रखा। आधार से जुड़ा है हर घर, हर द्वार, फिर भी आयोग क्यों कर रहा है आधार से इनकार, इसका जवाब भी नहीं दिया उन्होंने। राशन, पेंशन, टैक्स में आधार है स्वीकार, तो मतदाता सूची में क्यों है इनकार? ये अब जो हुआ उच्चतम न्यायालय ने कहा, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं उनके रवैये, उनके रुख की बात कर रहा हूं। तीसरा बिंदु यह है कि जब 65 लाख वोटर प्रस्तावित हटाए गए तो उस वक्त उन्होंने कोई कारण नहीं दिया और उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया, 4 आदेश उच्चतम न्यायालय के, 10 जुलाई, 14 अगस्त, 22 अगस्त और अभी हाल का 8 सितंबर। जैसा मैंने कहा, मैं भी उसका अगुवाई कर रहा हूं। लेकिन जब तक 8 सितंबर 2025 को उच्चतम न्यायालय ने ये नहीं कह दिया
कि हमने 3 पहले आदेश दिए थे। पहले हमने एक सुझाव के रूप से कहा था, बाद में हमने बार बार कहा लेकिन आप ये नहीं कर रहे हैं कि आधार को हम स्वीकार करेंगे, इसलिए हमको आज विवश होना पड़ता है ये कहने के लिए कि हमारा आदेश आप परिवर्तित करिए अपने एक सर्कुलर में, अपने एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर में। ये उन्होंने कहा है 8/9 को। ये दुर्भाग्य की बात है। हम उच्चतम न्यायालय की बात नहीं करें, क्या उन्होंने कहा, उनका तो कहना बाध्य है, कोई विकल्प नहीं रहता उसके बाद। लेकिन आपने अपने आप क्यों नहीं किया? जून से जुलाई से कम 3 आदेश हो गए हैं, आपने क्यों नहीं किया? ये मूल मुद्दा है। उल्टा ये बड़ी एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति प्रसंग बाहर आया कि उच्चतम न्यायालय के 3 आदेश के बाद, आखिरी वाला 8 सितंबर के, उसके पहले 22 अगस्त और 14 अगस्त के हैं, जब कुछ इलेक्टोरल ऑफिसर्स ने आधार स्वीकार किया तो उनको शो कॉज नोटिस हो गया। ये बात नहीं है उच्चतम न्यायालय के आदेशों की जिसमें आपका कोई भी ऑप्शन नहीं है, ये बात है आपके स्वतः सुशासन की, स्वतः एक संवैधानिक संरक्षक के रूप में अपना उत्तरदायित्व निभाने की। मैं आपको अब एक दूसरे बिंदु पे ले जाना चाहता हूं जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और उसमें एक और भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण प्रतिशोध की भावना, गुस्से की भावना आती है जो किसी भी संवैधानिक संस्था को शोभा नहीं देती। ये मुद्दा है श्री पवन खेड़ा के विषय में और उनकी पत्नी मिस नीलिमा कोटा के विषय में। मैं आपको 2-4 तथ्य दे दूं, फिर मैं बताऊंगा आपको। 2 सितंबर को नई दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट जो इलेक्शन ऑफिस है ईसी का, उन्होंने एक शो कॉज दिया है, कारण बताओ नोटिस, पवन खेड़ा जी को, जो आप सब जानते हैं। और ये जो दस्तावेज उन्होंने प्रकाशित कर दिया आप लोगों के जरिए हर अखबार में, उसमें उनके सब पर्सनल डिटेल्स डाल दिए, पवन खेड़ा जी के और कुछ समय बाद उनकी पत्नी के। और ये सब किया बिना पवन खेड़ा जी को कोई भी अवसर दिए हुए, बिना प्रायर शो कॉज, प्रायर अवसर, इसमें सीधा छाप के फिर दिया अखबार को। उसका जो टोन है वो एक्यूजेटरी है, दोषी ठहराने वाली भाषा है, मानहानि वाली भाषा है, इन्वेंडो और इंसिनुएशन, संकेतात्मक रूप से किसी के छवि को गिराने की भाषा है। अब इसका क्या मुद्दा है? मूल मुद्दा, गलती तो आपकी है और आप आक्षेप और लांछन लगा रहे पवन खेड़ा पे, ये शोभा नहीं देता। गलती आपकी क्यों है? ये 3 तथ्य आप नोट करें। श्री पवन खेड़ा रजिस्टर्ड हैं इलेक्टर के रूप में कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर 40 में दिल्ली में। 2017 में जब वो जंगपुरा गए तो उन्होंने अपने नए निवास स्थान जंगपुरा के लिए एक पूरी अर्जी तैयार करवा ली, क्योंकि उनको स्थानांतरण करना था। उसके बाद रूल 13 है रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स में, उसमें एक फॉर्म 6 है, फॉर्म 6 और रूल 13 होता है स्थानांतरण के लिए। उन्होंने वो भरकर इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर जो जंगपुरा का है उसको दे दिया। उसमें उनके पुराने वाले जो ये दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के 40 में थे, उसके सब डिटेल्स डिस्क्लोज कर दिए कि पहले मैं यहाँ था, अब मैं यहाँ आ गया हूँ। और इन्होंने इस दस्तावेज के आधार पर उनको जंगपुरा में डाल दिया, परिवर्तित कर दिया। उसमें उस अर्जी में जो एक्नॉलेज्ड है, जो स्वीकृत है, उसमें पुरानी कॉन्स्टिट्यूएंसी, पुरानी एरिया का सब तथ्य दिए हुए हैं। रिसीट की तारीख है इनके पास 18 अगस्त 2017 की, जब उन्होंने फॉर्म 6 दिया। साल याद रहे 2017, बात खत्म। 2017 से आज कितने साल हो गए? 8 साल हो गए। अभी 1 साल में 6 महीने में पवन खेड़ा जी कुछ ज़्यादा मौखिक हो गए हैं। क्यों हो गए मौखिक? उनका काम ये है
वो एक प्रवक्ता हैं, वो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट एक राजनीतिक पार्टी का उसमें सक्रिय हैं। वो अगर वो जनहित के मुद्दे नहीं उठाएंगे इस पोडियम से, जैसे हम लोग सब उठाते हैं, तो उनका क्या काम है? उन्होंने उठाया बिहार पे, उन्होंने उठाया चुनाव आयोग पे, उन्होंने उठाया महाराष्ट्र पे, उन्होंने उठाया और कई मुद्दे जो हम चुनाव आयोग के विषय में उठा रहे हैं। आप गलत सही पे नहीं जाइए, आप उसको अस्वीकार करें, उससे नहीं माने, उनसे सहमति नहीं, उसकी बात नहीं हो रही है। जब ये मुद्दे उठाते हैं 3 महीने से, तो जो 8 साल पुरानी कहानी है, जिसका एक्नॉलेजमेंट स्वीकृति की तारीख है 18 अगस्त 2017, उस स्वीकृति को आप भूल जाते हैं, जिस स्वीकृति के अंतर्गत आपने यहां से यहां मुझे स्थानांतरण कर दिया था, और आप उनको ये कारण बताओ नोटिस देते हैं। उनको और उनकी पत्नी को नेम एंड शेम करने का प्रयत्न करते हैं। इससे पहले आंतरिक जांच तो करते, बुला लेते कि हमको ये खबर आई है कि आप 2 जगह हैं, तो दिखाइए, वो दिखा देते रिसीट। ये एक मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है कि अगर मैं रिसीट देता हूं आपको, मैं इस महिला को रिसीट देता हूं कि मेरे को यहां से वहां जाना है, दूसरा अर्जी इस आदमी को देता हूं कि मैं यहां आ गया हूं, वो मुझे वहां डाल देता है परिवर्तित जंगपुरा में, तो ये जो विलंब है 8 साल का, ये जो एक्शन लेने का, कि आपने अपने रिकॉर्ड उस स्वीकृत एक्नॉलेजमेंट के अंतर्गत नहीं बदले, वो किसकी गलती है? पवन खेरा की गलती है? क्या पवन खेरा आपके ऑफिस में बैठ के उसको चेंज करेंगे रिकॉर्ड को? अपने विलंब को 8 वर्ष के आपने डिग आउट किया, खोदा। क्यों? क्योंकि पवन खेरा ने आपके विरुद्ध कुछ बोला, और आपके विरुद्ध नहीं बोला, उन्होंने संस्थापित संस्था संरक्षक संवैधानिक मूल्यों के विषय में आपके विषय में बोला, कोई पर्सनल तो है नहीं। तो आपने इसको एक गड़े मुर्दे को निकाल कर बिना कागजों को देखे हुए उन पे आक्षेप लगाने शुरू कर दिए। देखिए, ये मैं अपेक्षा कर सकता हूं राजनीतिक पार्टी से, होनी नहीं चाहिए वहां भी, लेकिन मैं समझ सकता हूं वहां भी जस्टिफाइड नहीं है कि प्रतिशोध की भावना, गुस्से की भावना से अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी पर आक्रमण करें, लेकिन ये किसी संवैधानिक संस्था से तो शोभा नहीं देता। और कम से कम आंतरिक जांच तो कर ली होती। इसलिए मैंने कहा कि जिसने 7 साल पहले सच्चाई बता दी थी, आज उसी को कटघरे में खड़ा कर लिया। ये न्याय है या राजनीति की करतूत है? और राजनीति की करतूत कम से कम संविधान के चुनाव आयोग को शोभा नहीं दे सकती, किसी और को दे या न दे। जिसे खुद अपनी लापरवाही पर शर्म या लज्जा आनी चाहिए थी, वो दूसरे पे उंगली उठा रहा है। 8 साल पुराने बिना चेक किए हुए दस्तावेज, जल्दबाजी में आपको एक गुस्से में कुछ न कुछ शो को नोटिस इशू करना है, तो आपने बुलाया नहीं, पूछा नहीं, बातचीत नहीं की, और एक बिल्कुल उनके छवि को नुकसान पहुंचाने के भाव से, भावना से आपने उन पर अटैक लगा दिया। तो मैं अंत में संक्षेप में ये कहूंगा कि कई प्रश्न इससे उठते हैं। बहुत विनम्रता से मैं कहूंगा कि चुनाव आयोग को इन प्रश्नों पर ध्यान देना चाहिए। नंबर 1 प्रश्न कि आपने चुनाव आयोग, माननीय चुनाव आयोग, एक बार भी अपने आंतरिक रिकॉर्ड्स में क्यों नहीं एक इंक्वायरी की, एक जांच की, इन सब प्रक्रिया को शुरू करने से पहले?